उसमें सर आपने कमेंट्स में दिया फीडबैक में कि उसमें 2020 में जो चुनाव हुआ था उसका ये देने के लिए, न्यायिक सक्रियता में 2019 के चुनाव, यस सर, एग्जाम्पल देने के लिए। न्यायिक सक्रियता में हमने कहा उसमें था। क्या एग्जाम्पल? न्यायिक यस सक्रियता सर, का मैंने तो क्वेश्चन भारतीय चेक ही शासन, नहीं किया है अभी कोई। मैंने तो लिखा था ना आज, भारतीय शासन में न्याय सक्रियता नवीन धारणा है, विवेचना कीजिए कि न्यायिक सक्रियता के पक्ष और विपक्ष में दिए गए मुख्य तर्कों को स्पष्ट कीजिए। तो ये क्वेश्चन रिव्यू कहाँ किया है मैंने? किए हैं सर। क्वेश्चन है वो। नहीं, वहां तो जहां तक मैं तो पीछे का सारा क्वेश्चन रिव्यू किया है, जो राजनीतिक परिदृश्य से जुड़ा हुआ सारा वर्णात्मक नहीं सर, राजनीति। न्याय सक्रियता का मैंने लिखा डाला था तो आपने किया है। हो सकता है कि रिव्यू गलत हो गया होगा, लेकिन जहां तक मैं संज्ञान में हूं कि मैंने चेक नहीं किया है। एक बार मैं देख लूंगा, ठीक है फरा? ओके सर। अगर मैंने चेक किया होगा तो हो सकता है कि रिव्यू गलत हो गया होगा, क्योंकि माइंड में हो सकता है कि क्वेश्चन कोई दूसरा चल रहा होगा और उसके हिसाब से फिर वो मैंने रिव्यू किया होगा। ओके, ओके तो मैं सर। उसको एक बार देख लूंगा अगर चेक किया है आज का तो। वैसे स्क्रॉल कीजिए तो जरा देखें मैं कौन सा क्वेश्चन चेक किया है। फरा, स्क्रॉल कीजिए तो। ओके सर, कर रहे हैं। इसे चेक कहाँ हुआ है फरा? यस सर। इसको मैंने चेक कहाँ किया अभी? हम्म सर कमेंट्स दिए ये तो थे ना अभी इसलिए। अच्छा, ये पहले वाला है सर। कमेंट्स आपके, ये पहले वाले क्वेश्चन का कमेंट्स होगा फरा। ओके ये तो सर, मैंने अभी सॉरी। डाउनलोड, ये क्वेश्चन तो मैंने डाउनलोड भी नहीं किया अभी, आंसर आपका ओके सर, वैसे ही है। सॉरी। ठीक है, मैं इसलिए मैं कंफर्म हूँ कि मैंने चेक नहीं किया आपके आंसर को अभी, ओके सर। जुडिशियल रिव्यू वाला। ओके, कोई बात नहीं। चलिए, तो कहाँ थे हम लोग? हम्म हम लोग कहाँ थे? न्यायिक सक्रियता तो सर हुआ है। चलिए, यहाँ तक कोई मन में विचार, कोई प्रश्न, कोई संशय, कोई समस्याएं? धर्मेंद्र, कुछ है नहीं सर, ठीक है। जो बातें स्पष्ट ना हुई हो? ठीक है सर, अभी चल रहा है, ठीक ठाक चल रहा है सर। चलिए, नेक्स्ट टॉपिक क्या था हम लोगों का? न्यायिक पुनरावलोकन। न्यायिक पुनरावलोकन, और इसके अलावा? चलिए, तो आज बात करते हैं हम लोग मूल ढांचे की संकल्पना को लेकर। ये भी था ना आपके टॉपिक में? यस सर, ये भी है। जी सर। मूल ढांचे की संकल्पना, न्यायिक पुनरावलोकन, तो न्यायपालिका में किए गए सुधार के प्रयास। मूल ढांचे की संकल्पना क्या है? बोलिए, संविधान का जो संविधान का पता है कि नहीं को?
मूल ढांचे की मूल तत्व है उससे कार्यपालिका अथवा विधायिका छेड़छाड़ नहीं करेगी। अगर करती है तो न्यायपालिका उसे शून्य घोषित कर सकती है। अच्छा, और कोई? संसद कोई भी कानून बनाती है तो इसमें उतना ही सुधार कर सकती है जिससे कि इसके मूल जो ढांचा है उसमें कोई परिवर्तन ना हो। अगर इससे अतिरिक्त कुछ करती है तो ठीक है, उसे न्यायपालिका निरस्त कर सकती है। स्पेशली जो प्रस्तावना में ठीक है, शामिल है वो और कोई? ऐसा अतिरिक्त नहीं किया जा और कोई? सर इसकी संकल्पना 1973 में आया सर, केशवानंद भारती के वाद से। अगर कोई भी कानून केंद्र ठीक सरकार है, कार्यपालिका या विधायिका बनाती है और उससे यह लग रहा है कि संविधान की मूल संरचना में छेड़छाड़ हुआ है तो उस कानून को निरस्त कर सकती है सर्वोच्च न्यायालय, न्यायपालिका। ठीक है, और कुछ पता है आप लोगों को? चलिए, अब हम लोग बात करते हैं मूल ढांचे की संकल्पना के संदर्भ में, या संविधान की मूलभूत संरचना के संदर्भ में, या आधारभूत संरचना के संदर्भ में। तो प्रश्न उठता है कि आखिर संविधान की मूलभूत संरचना या आधारभूत संरचना या मूल संरचनाओं से आशय क्या है? तो कहा गया कि इससे आशय की जब बात करते हैं तो न्यायपालिका ने कहा, यद्यपि न्यायपालिका ने इसको क्या किया है, अपरिभाषित रखा है। और अपरिभाषित रखने के पीछे तर्क क्या है? तो कहा गया कि यह एक विकासशील संकल्पना है। और विकासशील संकल्पना क्यों है? क्योंकि समय और परिस्थिति के हिसाब से क्या होता है, चीजें बदलती हैं, और उस परिस्थिति में न्यायिक निर्णय के माध्यम से हम क्या करेंगे, धीरे धीरे हम विभिन्न तत्वों को संविधान के मूलभूत ढांचे में शामिल करने की बात करेंगे। अर्थात अगर देखें हम तो न्यायपालिका ने मूलभूत ढांचे की संकल्पना को अपरिभाषित रख के क्या किया है, संसदीय सर्वोच्चता की जो बात है उसको सीमित करने का प्रयास किया। और आर्टिकल 368 के तहत जो संशोधन की शक्ति है संसद की, उस पर क्या किया है, प्रभावी अंकुश लगाने का कार्य किया। तो हम बात कर रहे थे मूलभूत संरचना के संदर्भ में, और हमने कहा कि इसका तात्पर्य क्या है या आशय क्या है। तो कहा गया कि वो संविधान की मूलभूत विशेषताओं से इसका आशय, जो क्या करता है, तो संविधान और भारतीय राजनीतिक और लोकतांत्रिक आदर्शों को प्रस्तुत करता है। ठीक है, तो हमने कहा कि आधारभूत संरचना से तात्पर्य संविधान की उन मूलभूत, जो क्या करता है, एक मिनट लाइन पे रहिएगा। तो हमने कहा कि उन प्रावधानों या विशेषताओं से है जो क्या करता है, तो संविधान है उसको प्रस्तुत करता है। और यह जो विशेषताएं हैं इसको संविधान में संशोधन के माध्यम से हम बदल नहीं सकते, उसे हटा नहीं सकते। तो यहां पर न्यायपालिका ने स्पष्ट किया कि संसद आर्टिकल 368 के तहत
जो क्या है, संसद को संविधान में संशोधन की शक्ति प्रदान करता है, के संदर्भ में कहा कि संसद आर्टिकल 368 के तहत संविधान के सभी भागों में संशोधन कर सकती। लेकिन यहां पर न्यायपालिका ने क्या किया, युक्तियुक्त प्रतिबंध लगा दिया। और युक्तियुक्त प्रतिबंध क्या है कि संशोधन तो कर सकती, लेकिन उसके जो मूलभूत ढांचे हैं, आधारभूत ढांचे हैं, मूलभूत संकल्पना है, उसमें परिवर्तन नहीं कर सकती। उसमें किसी तरह का नकारात्मक बदलाव नहीं किया जा सकता। संसद उसमें बढ़ोतरी तो कर सकती है, लेकिन उसमें नकारात्मक परिवर्तन नहीं कर सकती। और फिर हमने आपको बताया कि न्यायपालिका ने क्या किया है, इसको अभी तक अपरिभाषित रखा। और इसके परिणाम स्वरूप न्यायपालिका ने संसद की जो संविधान संशोधन की शक्ति है उसको सीमित करने का कार्य किया, और अपनी जो जुडिशियल रिव्यू का अधिकार है उसको विस्तार देने का कार्य किया। बातें स्पष्ट हुई यहां तक? यस सर। यस सर। यहां तक बातें स्पष्ट हुई? कोई कंफ्यूजन है? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना? नो नहीं सर। सर। लिखिए, संविधान की मूलभूत ढांचे से आशय संविधान में निहित उन प्रावधानों से है जो संविधान भारतीय राजनीतिक व्यवस्था और लोकतांत्रिक आदर्शों को प्रस्तुत करता है। लोकतांत्रिक आदर्शों को प्रस्तुत करता है। इन प्रावधानों को संविधान में संशोधन द्वारा नहीं हटाया जा सकता। इन प्रावधानों को संविधान में संशोधन द्वारा नहीं हटाया जा सकता। अर्थात ये वर्णित प्रावधान, अर्थात उपरोक्त वर्णित प्रावधान संविधान का सार तत्व है। संविधान का सार तत्व है, जो जनमानस के विकास, और इसमें आवाज किसी कट भी रही थी, तरह जो का जनमानस नकारात्मक के बदलाव विकास। सर के आवाज नहीं लिए आई थी आवश्यक है। जनमानस के बाद से।
लिखिए, छूट जनमानस के गया विकास के लिए आवश्यक है, वही बता रहा हूं प्रिया, फिर से लिख लीजिए। सार तत्व है जो जनमानस के विकास के लिए आवश्यक है। जनमानस के विकास के लिए आवश्यक है, और इसमें किसी भी तरह का नकारात्मक परिवर्तन, इसमें किसी भी तरह का नकारात्मक परिवर्तन, इसमें किसी भी तरह का नकारात्मक परिवर्तन संविधान निर्माताओं के आदर्शों के विपरीत होगा। संविधान निर्माताओं के आदर्शों के विपरीत होगा, या आदर्श नहीं, लिखिए, संविधान निर्माताओं के आकांक्षाओं के विपरीत होगा। संविधान निर्माताओं के आकांक्षाओं के विपरीत होगा। लिख लिए? यस सर। लिखिए नेक्स्ट। यद्यपि संविधान में इसका स्पष्ट उल्लेख नहीं है, और इसका विकास पैरा चेंज कर लीजिएगा, और इसका विकास विधायिका और न्यायपालिका के टकराव की पृष्ठभूमि में आए, और इसका विकास विधायिका और न्यायपालिका के टकराव की पृष्ठभूमि में आए न्यायिक निर्णयों के माध्यम से हुआ है। न्यायिक निर्णयों के माध्यम से हुआ है। परिणाम स्वरूप, टकराव के परिणाम स्वरूप आए न्यायिक निर्णयों के माध्यम से हुआ है। न्यायिक निर्णयों के परिणाम स्वरूप हुआ है। नेक्स्ट देखिए, 24वें एवं 25वें संविधान संशोधन द्वारा संसद ने चौबीसवें और 25वें संविधान संशोधन द्वारा संसद ने न्यायपालिका की न्यायिक समीक्षा की शक्ति को सीमित करने का प्रयास किया। संसद ने न्यायपालिका की न्यायिक समीक्षा की शक्ति को सीमित करने का प्रयास किया। सीमित करने का प्रयास किया। आज मेरे एंड से नेटवर्क इशू है ना। चलिए थोड़ा सा देखते हैं। सीमित करने का प्रयास किया,
फलस्वरूप न्यायपालिका ने केशवानंद भारतीवाद में केशवानंद भारतीवाद में चौबीसवें संविधान संशोधन पर विचार करते हुए यह स्पष्ट किया कि विधायिका अनुच्छेद 368 के तहत संविधान के सभी अंगों में संशोधन कर सकती है, सभी भागों में संशोधन कर सकती है, संविधान के सभी भागों में संशोधन कर सकती है, संविधान के सभी भागों में संशोधन कर सकती है। बशर्ते मूल संरचना को नहीं बदल सकती, बशर्ते मूल संरचना में परिवर्तन नहीं कर सकती या नहीं बदल सकती। लिख लिया यहां तक? जी सर। लिखिए, आगे न्यायपालिका ने विभिन्न निर्णयों के माध्यम से इसके महत्व को स्थापित करने का प्रयास किया। आगे न्यायपालिका ने विभिन्न निर्णयों के माध्यम से इसके महत्व को स्थापित करने का प्रयास किया। जैसे इंदिरा गांधी मामले में न्यायिक समीक्षा था, जैसे इंदिरा गांधी मामले में न्यायिक समीक्षा तथा स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव को संविधान का मूलभूत भाग माना। ठीक है, सर फिर से इंदिरा गांधी मामले में न्यायिक समीक्षा तथा स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव को नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा इसी में। चुनाव को मामले में उसके बाद क्या बोले हैं? मौलिक अधिकार निष्पक्ष चुनाव को हो गया, उसका सेंटेंस पूरा कर लीजिएगा। मूलभूत भाटे तो लिखी ली। ऐसे आप ऊपर क्या लिखे हैं? महत्व को विस्तार दिया, लिखे है ना? जी सर। उसके बाद हर चीज
अब हर चीज में आधारभूत संरचना का भाग माना, उसको मूलभूत संरचना का पार्ट माना, नहीं, हम ये सोचे कि जैसे रिपीट साउंड करना कट गई जरूरी नहीं है इसलिए ना। क्लियर सुन लीजिए। नहीं नहीं नहीं, बस उसके आगे सेंटेंस पूरा कर लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए इसी में, ओके। मिनरवा मिल्स मामले में एफआर और डीपीएसपी के बीच संतुलन को, मिनरवा मिल्स मामले में एफआर और डीपीएसपी के बीच पूरकता को, फंडामेंटल राइट और डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, एफआर और नेक्स्ट डीपी सेंट्रल कोलफील्ड मामले में डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट के बीच पूरकता, ठीक है। नेक्स्ट सेंट्रल कोलफील्ड मामले में न्याय तक प्रभावी पहुंच, सेंट्रल कोलफील्ड मामले में न्याय तक प्रभावी पहुंच, भामा सिंह मामले में कल्याणकारी राज्य की अवधारणा, भामा सिंह मामले में कल्याणकारी राज्य की अवधारणा, इंदिरा साहनी मामले में कानून के शासन, रूल ऑफ लॉ, इंदिरा साहनी मामले में कानून का शासन, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, एसआर बम्बई मामले में, एसआर बम्बई मामले में एसआर बम्बई मामले में संघवाद, लोकतंत्र, एसआर बम्बई मामले में संघवाद, लोकतंत्र, राष्ट्र की एकता और अखंडता, सामाजिक न्याय, संघवाद, लोकतंत्र, राष्ट्र की एकता और अखंडता, सामाजिक न्याय जैसी अवधारणाओं को महत्व प्रदान किया, ठीक है। इसके अलावा और सारा है, जैसे पंथ निरपेक्षता है, न्यायिक स्वतंत्रता है, ठीक है, व्यक्ति की गरिमा, प्रतिष्ठा, ठीक है, स्वतंत्रता एवं गरिमा है, ये सब भी क्या है, इसके मूलभूत ढांचे के पार्ट है। इसको और विस्तार दे सकते हैं आप लोग, ओके। यहां तक बातें स्पष्ट हो गई? जी सर। यस सर। चलिए यस सर। आगे लिखिए, लिखिए नेक्स्ट, मूल ढांचे का स्वरूप क्या है, मूल ढांचे का स्वरूप, लिखिए, यह है, यह संविधान की नींव है, यह एक गतिशील संकल्पना है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, यह एक गतिशील संकल्पना है, यह एक
गतिशील संकल्पना है, क्योंकि किसी एक विशिष्ट मामले में इसकी व्याख्या नहीं हो सकती, क्योंकि किसी एक मामले या एक विशिष्ट मामले में या किसी विशिष्ट मामले में इसकी व्याख्या नहीं हो सकती, और न ही इसका एक वर्गीय सूची बनाया जा सकता है, और न ही एक बार ही इसकी सूची बनाई जा सकती है। अर्थात यह न्यायालय के न्यायिक निर्णय पर निर्भर है। अर्थात यह न्यायालय के निर्णय पर निर्भर है। देखिए, जी सर। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, उद्देश्य क्या है या महत्व, उद्देश्य या महत्व। तो उद्देश्य जो है न्यायालय की दृष्टि से क्या है या जनता की दृष्टि से, न्यायालय या जनता की दृष्टि से देखिए कि यह सरकार द्वारा तात्कालिक लाभ के लिए यह सरकार द्वारा तात्कालिक लाभ के लिए संविधान निर्माताओं के आकांक्षाओं के विपरीत संशोधन को रोकता है। आकांक्षाओं के विपरीत संशोधन को रोकता है। दूसरा पॉइंट लिखिए, यह संविधान की जीवंतता और संविधान में लोगों की विश्वसनीयता बनाए रखता है। संविधान में सभी लोगों की विश्वसनीयता या आस्था बनाए रखता है। ठीक है, लिख लिए। जी सर। बातें स्पष्ट हो गई कि क्यों मूल ढांचे की बात की जा रही है। नेक्स्ट लिखिए, राजनीतिक दल का दृष्टिकोण क्या है इसके यस। पर। राजनीतिक दलों का दृष्टिकोण क्या है। राजनीतिक दलों का दृष्टिकोण क्या है इसके प्रति। लिखिए, यह सिद्धांत लोकतांत्रिक प्रणाली से निर्वाचित
यह सिद्धांत लोकतांत्रिक प्रणाली से निर्वाचित सरकार के निर्णय प्रक्रिया को न्यायपालिका द्वारा सीमित करती है। न्यायपालिका द्वारा सीमित करती है। तो दूसरी तरफ यह निर्वाचित प्रतिनिधियों के अधिकार का भी अतिक्रमण है। तो दूसरी तरफ यह निर्वाचित प्रतिनिधि के अधिकारों का भी अतिक्रमण है। यद्यपि धीरे धीरे राजनीतिक संदर्भों में इसकी स्वीकार्यता बढ़ रही है। यद्यपि धीरे धीरे राजनीतिक दलों में इसकी स्वीकार्यता बढ़ रही है। क्या बोले सर, इसकी संदर्भों में इसकी स्वीकार्यता माने मूल ढांचे की संकल्पना की जो स्वीकार्यता है वो बढ़ रही है। ठीक है, अब लिखिए सीमाएं मूल ढांचे की संकल्पना की सीमाएं क्या है या आलोचना के पक्ष क्या है। लिखिए इसका अस्पष्ट स्वरूप या अपरिभाषित स्वरूप लिख लीजिए। इसका अस्पष्ट या अपरिभाषित स्वरूप इसके अस्पष्ट या अपरिभाषित स्वरूप के कारण इसका निर्धारण न्यायपालिका के विवेक पर निर्भर करता है। न्यायपालिका के विवेक पर निर्भर करता है। अर्थात विवेकाधीन शक्ति होने के कारण यह सिद्धांत विवादों से परे नहीं है। विवादों से परे नहीं है। जैसे एनजेएसी नेशनल जुडिशरी अपॉइंटमेंट कमिटी, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग, जैसे न्यायिक नियुक्ति आयोग को न्यायिक स्वतंत्रता के नाम पर फिर से बोल। जैसे न्यायिक नियुक्ति आयोग को न्यायिक स्वतंत्रता के नाम पर रद्द किया जाना। इसका मतलब यह हुआ कि
हमने कहा कि न्यायपालिका ने मूलभूत ढांचे की संकल्पना को क्या किया है, परिभाषित नहीं किया। अब जब किसी की परिभाषा नहीं होगी तो स्वाभाविक है कि जब इसके न्यायिक निर्णय या न्यायिक समीक्षा होगी किसी विधायिका द्वारा पारित विधि की, तो वहां पर क्या होगा, न्यायपालिका या जो जिस बेंच में वह मामला गया है वहां क्या होगा, अपने स्वविवेक से उस पर क्या करेगा, निर्णय करेगा। और जब स्वविवेक से लिया गया निर्णय क्या हो सकता है, भावनात्मक हो सकता है, परिस्थितिवश हो सकता है, या बायस भी हो सकता है, जो कहीं ना कहीं क्या है, इसके विवादित पहलू को जन्म देता है। और इसका स्पष्ट उदाहरण क्या है, एनजेएसी। एनजेएसी के संदर्भ में क्या कहा गया कि यह क्या है, न्यायिक नियुक्ति को लेकर मामला है और न्यायपालिका ने क्या किया, इसे न्यायपालिका की स्वतंत्रता को ध्यान में रखकर इसे रद्द कर दिया, जो कहीं न कहीं संविधान में शक्ति संतुलन की जो प्रक्रिया है या शक्ति के पृथक्करण की जो बातें हैं और न्यायिक नियुक्ति को लेकर जो कार्यपालिका के अधिकार हैं उसका उल्लंघन करता है। ठीक है, बात स्पष्ट हो गई। यस सर। नेक्स्ट लिखिए, यह विधायिका की तुलना में न्यायपालिका को सुदृढ़ करने का कार्य करता है। यह विधायिका की तुलना में न्यायपालिका को सर्वोच्च बनाने का कार्य करता है। क्योंकि इसके माध्यम से न्यायिक पुनरावलोकन या न्यायिक समीक्षा की शक्ति का विस्तार हुआ है। सर नेक्स्ट, न्यायिक समीक्षा या न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति का विस्तार हुआ है। नेक्स्ट, यह शक्ति के पार्थक्य सिद्धांत या शक्तियों के पृथक्करण सिद्धांत के विपरीत है। क्योंकि यह शक्ति के पार्थक्य सिद्धांत, यह शक्ति के पार्थक्य सिद्धांत के विपरीत है, यह शक्ति के पृथक्करण सिद्धांत के विपरीत है। क्योंकि विभिन्न निर्णयों द्वारा न्यायपालिका अपने अधिकार क्षेत्र में विस्तार करती है। ठीक है, अपने अधिकार क्षेत्रों में वृद्धि करती है। विस्तार करती है। हाँ, नेटवर्क इशू ज्यादा हो रही है। क्या हुआ, बात स्पष्ट हो गई।
बात स्पष्ट हो गई? कोई कंफ्यूजन है? जी सर। नहीं क्या सर। बताइए। हो गया? तो ये क्या था? मूलभूत ढांचे के संदर्भ में जो विभिन्न पक्ष थे उसके संदर्भ में हमने बातें की। कोई प्रश्न है मन में यहाँ तक? आगे बढ़े? आगे बढ़िए सर, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट टॉपिक क्या है? न्यायिक पुनरावलोकन। न्यायिक पुनरावलोकन। क्या है न्यायिक पुनरावलोकन? इसको बताना है क्या? हाँ सर, एक बार इसका हाँ बता दीजिए न्यायिक सर। पुनराव आप लोग तो कहेंगे ही, बता दीजिए सर। सर बता दीजिए। अब देखिए कि प्रश्न उठता है कि न्यायिक पुनरावलोकन या न्यायिक समीक्षा है क्या? क्या है न्यायिक पुनरावलोकन या न्यायिक समीक्षा? सर, न्यायिक पुनरावलोकन न्यायपालिका की ऐसी शक्ति है जिसके द्वारा वह विधायिका द्वारा पारित कानून तथा कार्यपालिका द्वारा किए गए कार्यों की संवैधानिक वैधता का परीक्षण करती है। अच्छा, और कोई? न्यायपालिका की ऐसी शक्ति अधिनियम या फिर कार्यपालिका के आदेश सर या यदि किसी संघीय बताइए। विधानमंडल द्वारा यदि किसी सर संघीय संसदीय विधानमंडलों द्वारा संविधान सर्वोच्च का अतिक्रमण किया जाता है या अपने निश्चित सीमाओं में बाहर कानून का निर्माण करती है, तो मौलिक अधिकारों के विरुद्ध कानून का निर्माण करता है, तो ऐसे विधियों के प्रति सर्वोच्च न्यायालय असंवैधानिक घोषित कर सकता है और इसी शक्ति को हम न्यायपूर्ण कहते हैं। अच्छा, वेरी गुड। और कोई? और सबसे पहले इसकी हाँ सर, न्यायपालिका को ये कि संविधान में लिया गया था, यूएसए से लिया गया है। वाह, देख यहाँ तक पता है सच को। हाँ प्रीति, क्या बोल रही थी? हाँ सर, जैसे कि हम जानते हैं कि न्यायपालिका को संविधान की सर्वोच्चता बनाए रखने की शक्ति प्राप्त है। इसीलिए संसद अगर कोई भी कानून बनाती है तो न्यायपालिका उसकी संवैधानिकता की जांच करती है और उसे देखती है कि यह संविधान के अनुरूप है कि नहीं। इसे ही सर न्यायिक पुनरावलोकन कहते हैं। ऐसा यह शब्द संविधान में है नहीं, बल्कि उन्हें शक्ति दिया गया आर्टिकल के थ्रू, जैसे आर्टिकल 13 हो गया। वो सारा चीज पता है, फिर भी लिखा देता हूँ या मैं। सरकार लिखिए लिखिए। अब मुझे भी मौका दीजिए सुशील, ठीक है? मैंने आपको मौका दिया, आप मुझे मौका दिए। दे रहे मौका? सर पूरा बोलिए, हम लिख रहे हैं।
लिखिए, न्यायिक समीक्षा या पुनरावलोकन। लिखिए, प्रोफेसर कार्विन के अनुसार, प्रोफेसर कार्विन के अनुसार प्रोफेसर कार्विन के अनुसार न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति न्यायालयों की वह शक्ति है, न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति न्यायपालिका की वह शक्ति है जिसके माध्यम से न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति न्यायालय की वह शक्ति है जिसके माध्यम से वह विधायिका द्वारा पारित विधियों एवं अधिनियमों की संवैधानिकता का परीक्षण करती है, संवैधानिकता का परीक्षण करता है। संवैधानिकता का परीक्षण करता है और ऐसे किसी विधि के प्रवर्तन पर रोक लगाता है ऐसे किसी विधि के प्रवर्तन पर रोक लगाता है जो संवैधानिक उपबंधों का उल्लंघन करता है। नेक्स्ट लिखिए, भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन सिद्धांत को यूएसए के आधार पर समाहित किया गया है, यूएसए के संविधान के आधार पर समाहित किया गया है। यूएसए के संविधान के आधार पर समाहित किया गया है, जिसका आधार अनुच्छेद 13 क्लॉज 2, अनुच्छेद 13 क्लॉज 2, अनुच्छेद 32 200 131 सर रिपीट करेंगे, आवाज चली गई थी। 243 अनुच्छेद 13 क्लॉज 2, अनुच्छेद 32 226 131 131 और
131, 243, 243, और न्यायाधीशों द्वारा संविधान के संरक्षण की शपथ न्यायाधीशों द्वारा संविधान के संरक्षण की शपथ से है। ठीक है। नेक्स्ट लिखिए, संविधान का अनुच्छेद 13, संविधान का अनुच्छेद 13 मूल अधिकारों के संरक्षण की गारंटी देता है। संविधान का अनुच्छेद 13 राज्य के विरुद्ध नागरिकों को मूल अधिकारों के संरक्षण की गारंटी देता है। संविधान का अनुच्छेद 13 राज्य के विरुद्ध नागरिकों को मूल अधिकारों के संरक्षण की गारंटी देता है। यदि राज्य द्वारा कोई ऐसी विधि बनाई जाती है जो मूल अधिकारों का उल्लंघन करती है, यदि राज्य द्वारा ऐसी कोई विधि बनाई जाती है जो मूल अधिकारों का उल्लंघन करती है, तो न्यायालय उसे विधि शून्य घोषित कर सकता है। तो न्यायालय उसे विधि शून्य घोषित कर सकता है। विधि शून्य घोषित कर सकता है। विधि शून्य, हाँ, विधि शून्य घोषित कर सकता है। अर्थात अनुच्छेद 13 मूल अधिकारों का प्रहरी है। अर्थात अनुच्छेद 13 मूल अधिकारों का प्रहरी है। नेक्स्ट लिखिए, मिनर्वा मिल्स वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने मिनर्वा मिल्स वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने 24वें संविधान संशोधन को मिनर्वा मिल्स वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्धारित किया कि अनुच्छेद 64 का क्लॉज साउंड कट गई थी। मिनर्वा मिल्स वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने 24वें संविधान संशोधन को, उस लाइन को कट कर दिए। 26वें संविधान संशोधन को कट कर दिए। 24वें मैंने लिखा था लेकिन इसको कट कर दिए और ऐसे लिखिए
मिनर्वा मिल्स वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्धारित किया कि अनुच्छेद 368 का क्लॉज 4 का खंड 4, अनुच्छेद 368 का खंड 4 विधि सम्मत नहीं है। क्योंकि यह न्यायिक पुनरावलोकन को समाप्त करने के लिए पारित किया गया था। क्योंकि यह न्यायिक पुनरावलोकन को समाप्त करने के लिए पारित किया गया था। क्योंकि यह न्यायिक पुनरावलोकन को समाप्त करने के लिए पारित किया गया था। जबकि न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत संविधान का मूलभूत अंग है। संविधान का मूलभूत अंग है। ठीक है जी। तो ये क्या था? न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति थी जिसके माध्यम से न्यायपालिका ने अपने क्षेत्राधिकार का क्या किया? वो स्पष्ट करने का प्रयास करता है। यहां तक बातें स्पष्ट हो गई? कोई कंफ्यूजन है? यस सर, स्पष्ट हो गई। चलिए तो आगे बढ़े। बातें सभी को स्पष्ट हुई? जी हरेंद्र, धर्मेंद्र? हाँ सर, ठीक है। मूलभूत अंग है, इसके बाद तो कुछ लवली? नहीं ना लिखना है इसमें सर। नहीं, हो गया पर्याप्त। इसके बाद तो फिर यस सर, जब हो न्यायिक गया सर। पुनरावलोकन आवाज बीच बीच स्पष्ट में कर इंटरप्ट दिया हो रहा है सर। या न्यायिक समीक्षा को, न्यायिक पुनरावलोकन या न्यायिक समीक्षा के संदर्भ में जब हमने उसे आधारभूत ढांचे का पार्ट मान लिया और आर्टिकल कहाँ से न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति मिलती है न्यायपालिका को, ये अपने आप में पर्याप्त है ना? ठीक है। ओके सर। जी सर। चलिए नेक्स्ट क्या बचता है? नेक्स्ट क्या है? मुझे सुन पा रहे हैं? सर सुन पा रहा हूँ। अति सक्रियता सर। वो तो लिखवा दिए ना कल। कहाँ रहते हैं आप लोग? क्लास में नहीं रहते हैं क्या? हैं प्रीति? जी सर, मेरा मेरा सर मेरा डाटा कल खत्म हो सर सर नेक्स्ट है सर, न्यायपालिका में सुधार के लिए किए गए प्रयास। गया। हो गया। न्यायपालिका में सुधार के लिए किए गए प्रयास। क्या प्रयास? सुधार के लिए वही तो पूछ रहा हूँ, क्या प्रयास किए हैं? पहला लिखिए, जीरो पेडेंसी कोर्ट्स प्रोजेक्ट। जीरो पेडेंसी कोर्ट्स प्रोजेक्ट।
जीरो सर पेडेंसी वॉइस इंटरप्ट हो रहा है सर। प्रोजेक्ट। अभी तो ठीक है ना? क्या बोले सर? जीरो नहीं सुन पा रहे हैं आप लोग? पेडेंसी। हाँ सर, आ रही है, अभी तो कोड्स आवाज आ रही है प्रोजेक्ट, अभी जीरो पेडेंसी। अभी आ रही है सर, बोलिए। और थोड़ा सा मेरे से नेटवर्क इशू होगा आज, मुझे भी लग रहा है। जीरो पेडेंसी कोड्स प्रोजेक्ट। सर क्या होता है? जीरो पेडेंसी कोड्स प्रोजेक्ट में लिखिए, हाल ही में दिल्ली उच्च न्यायालय ने इसे एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू किया है। हाल ही में दिल्ली उच्च न्यायालय ने इसे पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू किया है। इस परियोजना का उद्देश्य इस परियोजना का उद्देश्य वाद दायर करने की तिथि से लेकर अंतिम निपटान तक मामलों के प्रवाह का अंतिम निपटान तक मामलों के प्रवाह का यथार्थ व वास्तविक समय में अध्ययन करना है। यथार्थ व वास्तविक समय में अध्ययन करना है। ठीक है, नेक्स्ट। नेक्स्ट लिखिए, हाल ही में सीजेआई के कार्यालय को आरटीआई के अधीन लाया गया है। सीजेआई के कार्यालय को आरटीआई के अधीन लाया गया है। ठीक है, जी सर। नेक्स्ट लिखिए, वैकल्पिक न्याय व्यवस्था को मजबूत करने की बात की है। ठीक है, जैसे ग्राम न्यायालय है, मोबाइल कोर्ट है, ई कोर्ट है, इस सब की बात कर रहे हैं। ठीक है, जैसे ग्राम न्यायालय, मोबाइल लोक अदालत, वैकल्पिक न्याय व्यवस्था को
उसके बाद आवाज चला गया था सर। वैकल्पिक न्याय व्यवस्था को मजबूत करने पर बल दिया गया है, जैसे ग्राम न्यायालय, ग्राम न्यायालय, लोक अदालत, मोबाइल कोर्ट, ग्राम न्यायालय, लोक अदालत, मोबाइल कोर्ट। नेक्स्ट, हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्रीय खंडपीठ का गठन करने की घोषणा की गई है। कहाँ किया गया है? हाल ही में तेलंगाना, हैदराबाद। हैदराबाद में किया गया है प्रीति? सर चेन्नई होगा, चेन्नई से। सर मद्रास, मद्रास, चेन्नई। हाँ ठीक है, लिख लीजिए कहाँ किया गया है। तो इसके अलावा मुंबई और कोलकाता में भी मांग की जा रही है। सर एक बार नाम रिपीट कर दीजिएगा, किस चीज की मांग हो रही है? क्षेत्रीय उच्चतम न्यायालय के क्षेत्रीय खंडपीठ की स्थापना की गई है। कहाँ पर? मद्रास में या चेन्नई में। और इसके अलावा चेन्नई, मुंबई और कोलकाता में भी स्थापित करने पर विचार हो रहा है, या लिख लीजिए ऐसे करके, विचार हो रहा है। नेक्स्ट, सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग मामलों की ट्रैकिंग और निगरानी के लिए तथा सूचना प्रौद्योगिकी का प्रयोग मामलों की ट्रैकिंग और निगरानी के लिए तथा न्याय को याचिकाकर्ता के अनुकूल बनाने हेतु न्याय को याचिकाकर्ता के अनुकूल बनाने हेतु प्रासंगिक सूचनाएं प्रदान करने के लिए, न्याय को याचिकाकर्ता के अनुकूल बनाने हेतु प्रासंगिक सूचनाएं प्रदान करने के लिए। मामलों की ई फाइलिंग, मामलों की या वादों की या केसों की ई फाइलिंग। देखिए, ई कोर्ट इस दिशा में एक स्वागत योग्य कदम है। ई कोर्ट
इस दिशा में एक स्वागत योग्य कदम है। ई कोर्ट इस दिशा में एक स्वागत योग्य कदम है, क्योंकि वे उच्च न्यायालयों और अधीनस्थ न्यायालयों में मामलों की स्थिति और उसमें हुई प्रगति की जानकारी प्रदान करते हैं। मामलों की स्थिति और उसमें हुई प्रगति की जानकारी प्रदान करते हैं। नेक्स्ट, न्यायाधीशों के कार्य दिवसों की संख्या में वृद्धि। न्यायाधीशों के कार्य दिवसों की संख्या में वृद्धि। लिखिए, अधीनस्थ न्यायालयों में औसत वार्षिक कार्य दिवस 244। अधीनस्थ न्यायालयों में औसत कार्य दिवसों की संख्या 244। छोड़ दीजिए, वो सब लिखने की जरूरत नहीं है, ऐसे लिखिए। ऐसे लिखिए, न्यायालयों के में न्यायाधीशों के कार्य दिवसों की संख्या में वृद्धि। इससे न्यायालय की उत्पादकता में सुधार और लंबित वादों की संख्या में कमी आएगी। इससे न्यायालय की उत्पादकता में सुधार और लंबित मामलों की संख्या में कमी आएगी। इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, इसके अलावा न्यायालयों में रिक्तियों की समस्या के समाधान हेतु न्यायालयों में रिक्तियों की समस्या के समाधान हेतु रिक्तियों की समस्या के समाधान हेतु राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग पर विचार चल रहा है, के गठन पर विचार चल रहा है। राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग, सॉरी 1 मिनट, हेतु राष्ट्रीय एक मिनट बता रहा हूं। अखिल भारतीय न्यायिक सेवा, अखिल भारतीय न्यायिक सेवा के गठन की बात चल रही है। जिससे बातें तो लिखाई दिए थे इसके बारे में ना, गुणवत्ता और क्या होगा, विशेषज्ञ की वृद्धि होगी। इसके अलावा लिखिए फास्ट ट्रैक कोर्ट, फास्ट ट्रैक कोर्ट फास्ट ट्रैक कोर्ट की स्थापना, फास्ट ट्रैक कोर्ट की स्थापना, ठीक है।
बाकी और सब ऐड ऑन कर लीजिएगा आप लोग, जो भी लगता है इतना पर्याप्त है आपके लिए। सर इसका सिलेबस नहीं मिला है सर। किसका सिलेबस नहीं मिला? ये सर पढ़ा रहे हैं जहाँ से, मेरे को कुछ पता ही नहीं चल रहा है, सिर्फ बता रहे हैं उसको मैं लिख रहा हूँ सर, समझ रहा हूँ। नेक्स्ट क्या पढ़ाएंगे ये चीज़ नहीं पता चल रहा है। धर्मेंद्र जब बीच से एक्चुअली ही सर मैं जुड़ेंगे 2 दिन तो से ही क्लास कर चीजें रहा तो हूँ। दिक्कत ही आएंगे ना, नहीं हाँ आएगी? हाँ वही प्रॉब्लम है सर, वही प्रॉब्लम वही है। मैं कह रहा हूँ धर्मेंद्र, अभी 2 दिन से तो क्लास चल रहा हूँ। अभी अभी जुडिशरी चल रहा था और जुडिशरी आज समाप्त हो गया, ठीक है? जी 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 जुडिशरी संबंधित जितने भी मामले हैं उसको मैंने यहाँ पे सॉर्ट आउट करने की कोशिश जी की है, और इतना पर्याप्त है आप लोगों के लिए। अगर कोई भी क्वेश्चन बनता है तो इतना जरूर है कि आप वहाँ पे लिखने में सक्षम होंगे, या कितना भी क्वेश्चन घुमाएगा तो इधर से उधर करके अपने आंसर को पूर्ण करने में आप लोग सक्षम होंगे। ठीक है, यहाँ तक बातें स्पष्ट हो गई? तो कोई कंफ्यूजन है? हाँ सर। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है किन्हीं को? हेलो। नो सर। हाँ बोलिए। सर राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग को तो खारिज कर दिया गया था, तो फिर उसके गठन पर कैसे विचार? उसको मैंने कट पढ़वाया ना, इसके अंदर क्या बताया था मैंने कि अखिल भारतीय न्यायिक सेवा लिखिए वहां पे, ठीक है? अखिल भारतीय न्यायिक सेवा की बात की थी हमने कि उसके गठन पर परिचर्चा चल रही। तो इस तरीके से हमारा न्यायपालिका अब खत्म होता है। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? नेक्स्ट टॉपिक क्या है? केंद्र राज्य संबंध। केंद्र राज्य संबंध और संघवाद, यही है ना? जी सर। जी सर। यस, आई थिंक ये लास्ट टॉपिक है पॉलिटी का। जी इसके बाद तो सर। कोई टॉपिक नहीं है क्या? नहीं सर, इतना ही लिखाए थे। और ये लास्ट है ना? वर्तमान चर्चित मुद्दे एक पाठ सर, पाठ 3 में लिखाए थे वर्तमान चर्चित मुद्दे। चर्चित मुद्दों पे तो परिचर्चा कर ही लिए ना हम लोगों ने, जो भी चल रहा है सिनेरियो में, या फिर जो अब साथ में मेंस के तो समय हो जो ही गया एक्टिवेट था, होगा लेकिन कोई सर चीजें, अब मेंस के समय कोई चीज अगर एक्टिवेट होगा तो फिर उस पर देखा जाएगा। ठीक है, तो कल से हम लोग इस पे केंद्र राज्य संबंध और संघवाद से एक संबंधित जो क्वेश्चन बातें था हैं न्यायपालिका उस पर से। हम, बोलिए। सर एक क्वेश्चन था न्यायपालिका से ही रिलेटेड। क्या बताइए? क्या भारत में न्यायिक पुनरावलोकन और न्यायिक सक्रियता में विभेदन करना संभव है? क्या भारत की न्यायपालिका का हाल का व्यवहार अधिक न्यायिक सक्रियता का परिचायक है? उपयुक्त उदाहरण प्रस्तुत करते हुए इस पर तर्क कीजिए। आवाज कट, आपकी आवाज कट रही है। सर जा रही है, आपकी आवाज कट रही है दीपाली। नेटवर्क इशू है। हाँ बोलिए। सर मैं बोल रही थी, क्या भारत में न्यायिक बोलिए। पुनरावलोकन और न्यायिक सक्रियता में विभेदन करना संभव है? सर जा रही है ठीक है। आवाज?
हाँ नेक्स्ट बोलिए। है, क्या भारत की न्यायपालिका का हाल का व्यवहार अधिक न्यायिक सक्रियता का परिचायक है? उपयुक्त उदाहरण प्रस्तुत करते हुए इस पर तर्क दीजिए। तो क्या लिखा है इसमें? क्वेश्चन एक बार सेंड कर दीजिएगा, सर ये पहले क्वेश्चन है। बातें स्पष्ट नहीं हो रही है इसमें। हाँ मैं समझ जी गया, सर। ठीक है। ओके देखिए सर। दो बातें हैं। जी सर। पहली बात हमने कहा कि न्यायिक समीक्षा का तात्पर्य क्या है, कि किसी विधि के संवैधानिकता का परीक्षण करना है। पहला तो अंतर यही है। जबकि परीक्षण सक्रियता क्या करना। करता जी है, कि जी निर्णय सर। देने की बात करता है। समीक्षा में क्या है, हम परीक्षण करते हैं, जबकि सक्रियता में क्या करते हैं, निर्णय देते हैं, जनहित के मुद्दे को लेकर वहां पे आगे बढ़। जी सर। ठीक है। जी सर। और न्यायिक समीक्षा में क्या करती है, कि संवैधानिक मूल्यों के अनुरूप है या नहीं, इसका परीक्षण करती है। जी सर। जबकि न्यायिक सक्रियता में क्या करती है, सार्वजनिक नीति के परीक्षण करती है, जनहित के मुद्दे को क्या करती है, संरक्षित करती है। जी सर। ठीक है। अब जी वहां जो सर। पूछ रहा है कि अंतर है कुछ, तो वो तो स्पष्ट हो गया ना। जी सर। क्या विभेद। विभेद संभव है? जी सर, तो तो संभव है। इसको एक बार ग्रुप में सेंड कर दीजिए जरा, मैं उस पर उसको मैं देख लूंगा एक बार, क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा सा क्या स्टेटमेंट बेस्ड है। उसको देखने के बाद मैं क्लास में उसको सॉर्ट आउट कर दूंगा। ठीक है, या आप लोग पहले उस पर सॉर्ट आउट करने की ओके सर। कोशिश कीजिए। चलिए, ओके बातें सर। स्पष्ट हो गई सभी को? और कोई मन में विचार आ रहे हैं? हो किसी गई के मन सर। में और कोई विचार है? अनुपमा, अमन, सुशील, संदीप, हरेंद्र, नहीं सर। धर्मेंद्र? ठीक है सर। सही है सर। फायदा हुआ, कुछ क्लास का लाभ मिला? यस सर। चलिए, अब सभी क्वेश्चन को लिखने में सक्षम है आप लोग, न्यायपालिका से जुड़े हुए? सर वर्कआउट करना पड़ेगा, अभी ऐसे तो नहीं कर सकते हैं कि लिख पाएंगे, बट पोजीशन में है कि जरूर कुछ लिख हाँ, लेंगे।